यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी प्रथम सावधिक परीक्षा 2022 में संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम से पहले मेरे पास संस्कृत का पेपर आ चुका है जिसमें 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। हे दोस्तों, जब हम संस्कृत का पहला पार्ट अपलोड किए थे जिसमें 1 से लेकर 40 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए थे, उस पार्ट को यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि उपनिषद के रचयिता कौन है, यानी उपनिषद किसके द्वारा लिखा गया है। आप सभी के पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, और बताया गया है कि मंगलम एक उपनिषद है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है कि अरुण अनियान कह। तो आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम में एक श्लोक कहता है कि अरुण अनियान महत्वमयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि छोटा से छोटा कौन है, तो आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर छोटा से छोटा आत्मा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जी, आत्मा। उसके बाद में अगला सवाल ही मंगलम पाठ से लिया गया है और कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र संकलित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जी, 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। यह सवाल भी प्रथम पाठ से ही लिया गया है और कहता है कि अस्यंदमाना नद्द कुत्र मिलन्ति, यानी अस्यंदमाना नद्द कुत्र मिलन्ति। तो आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम पाठ में एक श्लोक आता है, वह कहता है यथा नद्द अस्यंदमाना समुद्र गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार नदियाँ को समुद्र मिलने के बाद उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, तो कहता है कि नदियाँ किसमें मिलने के बाद अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है, तो समुद्र में मिलने के बाद। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रे। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी तट पर अवस्थित है। आप सभी को मालूम होगा कि पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा नदी के तट पे स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना है। दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बताया गया है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं का जन्म पटना जिला में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जी, गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार में बताया गया है कि पाटलिपुत्र नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पटन देवी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लीजिए कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम जो है वो क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भगवान महात्मा बुद्ध के समय पटना का जो नाम था ना, जी, वो पाटलीग्राम था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पाटलीग्राम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 कहता है कि महाकवि विद्यापति रचित पाठ कौन सा है। तो दोस्तों महाकवि विद्यापति के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ रचित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। महाकवि विद्यापति जो मैथिली कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है, इनके द्वारा एक काफ़ी ही हास्य कविता जिसका नाम है अलस कथा यानी आलसियों की कथा रचित है, यानी रचना किया गया है।
उसके बाद में कहता है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। देखिए अलस कथा पाठ जो है जिसमें 3 आलसियों की कहानियों का वर्णन किया गया है, जिसके लेखक महर्षि विद्यापति जी हैं, जो मैथिली कवि माने जाते हैं, और यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 51 कि कारुणी के बिना किसकी गति नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है, तो बिना कुछ किए हुए किसी भी की भी जय जयकार नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आलसियों की जो है वो कारुणिक के बिना गति नहीं होती है, यानी आलसी पुरुष किसी भी काम को नहीं करते हैं, भले वो वहीं पे रहे रहे मर ही क्यों ना जाए। अगला सवाल कहता है कि मिथिला राज के मंत्री कौन था। यह क्वेश्चन भी अलस कथा पाठ से लिया गया है और उसमें बताया गया है कि मिथिला राज का जो मंत्री था ना वो बिरेश्वर था, जो काफ़ी ही दानशील था और प्रत्येक दिन आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया करता था और उसके रहने के लिए एक अलग शाला भी बनवा दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ जी, बिरेश्वर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देख लीजिए। क्वेश्चन 53 में कहता है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक काल में जो भी संस्कृत लेखिका हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वह है क्षमाराव। इसका पूरा नाम होता है पंडिता क्षमाराव। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि अर्थवेद में दृष्टा ऋषिकाएँ कितनी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब आप संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि इंद्राणी, वगम्भृणी, यमी, अबाला, उर्वशी, इस प्रकार से पूरे 5 ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5। उसके बाद में कहता है अगला सवाल क्वेश्चन 55 कि मधुर विजयम महाकाव्य किसकी रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा देवी की ही रचना है मधुर विजयम। अगला सवाल कहता है कि किसकी सभा में गार्गी थी, यानी किसकी सभा में गार्गी गई हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जनक की सभा में एक स्त्री थी जिसका नाम था गार्गी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जनक। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 को 57 को देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 57 करता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक है। भारत महिमा पाठ का जब श्लोक अध्ययन कीजिएगा तो उसमें 2 श्लोक है और पहला लिया गया है विष्णु पुराण से, उसके बाद में लिया गया है शिव पुराण से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 श्लोक हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम 2 पद कहाँ से उदित है। देखिए अभी अभी हम बता भी रहे थे और क्वेश्चन में भी आ गया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम 2 जो पद है वो कहाँ से उदित है। दोस्तों भारत महिमा पाठ का प्रथम 2 पद पुराण से उदित है और वो भी भागवत पुराण से उदित है। उसके बाद में कहता है कि किस देश की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। तो भारत में पाठ के आधार पर बताया गया है कि भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते देवा गीत कहानी गायंती देवा, ऐसे करके बताया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसका गुणगान स्वयं देवता लोग भी भारत का गीत गाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, भारत। उसके बाद में अगला सवाल चलिए क्वेश्चन 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 क्या कहता है कि किस देश में सभी धर्म के लोग एकता स्वभाव के साथ रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ही देश भारत में एक ऐसा देश है भारत, जहाँ पे सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहा करते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारत। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 1 से लेकर 60 तक के पूछे जाने वाला तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। अब आइए जान लेते हैं सब्जेक्टिव सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को एक गद्यांश, छोटा सा गद्यांश दे दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे में दिया गया है, एक पदेन उत्तरत वदत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। व्यायाम कीदृशः भवति,
कीदृशी शरीरे मनः प्रसन्नम भवति। और ये सभी क्वेश्चन का जो आंसर है, आप इतना गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसी में से आंसर चुन चुन कर ये तमाम क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पे आपको एक दूसरा गद्यांश मिलेगा और इस गद्यांश से भी संबंधित 2 सवाल रहेंगे। चाहे तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए या दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में जब आइएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का रहता है। 4 नंबर का सवाल 4 सवाल रहता है, जिनमें से आप सभी को केवल 2 ही सवाल का जवाब देना रहता है। जैसे कहता है कि अधोलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि 2 दिन के अवकाश के लिए यानी 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए, वो भी संस्कृत में लिखना होगा। ग्रीष्म अवकाश के 1 दिन की दिनचर्या का वर्णन करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, ये भी संस्कृत में लिखना होगा। उसके बाद में है अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखिए। बड़ी बहन की शादी का निमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखिए। तो ये 4 सवाल है, 4 पत्र लेखन से सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 2 सवालों का जवाब देना होगा। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से पत्र लेखन से पूरे 8 नंबर के आपके एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 7 वाक्यों का संस्कृत में अनुच्छेद लिखिए। अब यहाँ पे पूरे 8-10 सवाल रहेंगे, जिनमें से केवल एक पर, जी हाँ एक पर, यहाँ पे 5 ऑप्शन में दिया गया, किसी एक पर संस्कृत में अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं, या यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि अनुच्छेद बाय मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब के सेक्शन में सबसे पहला वीडियो आप मेरा ही देख पाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6-7, यहाँ पे लगभग 15 या 13 संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सवाल आएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और सभी सवाल 1 नंबर का रहते हैं। इस प्रकार से 6 नंबर का संस्कृत व्याकरण भी आएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बुक से संबंधित रहेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन लगभग 11 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से केवल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। कहता है कि वेद का अंतिम भाग क्या है, नदियाँ क्या क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो मंगलम पाठ में बताया गया है कि यथा नद्यः समुद्र माने अस्ते गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर उसके नाम रूप को पता नहीं चलता है, यानी नाम रूप से विमुक्त हो जाती है। उसके बाद में कहता है कि आत्मा कहाँ रहती है। मंगलम पाठ के आधार पर ही श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अरुण अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। उसके बाद में कहता है अगला सवाल कि सदा विजय किसकी होती है। तो उसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, और सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। इस प्रकार से बहुत सारे आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन को चुनकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आप सभी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि अलसशाला यानी आलसियों के लिए रहने वाले घर में बहुत सारे ऐसे बनावटी लोग थे जो आलसी का भेष धरकर अलसशाला में आ गए थे और भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे थे। कुछ दिनों के बाद में वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री, उनके मंत्रीगण यह बताए कि अलसशाला में कुछ बनावटी लोग आ गए हैं, जिससे भोजन और कपड़े की खपत में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि हो गई है। अतः आलसियों की जांच करने के लिए, आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला को घेर कर चारों तरफ से आग लगा दी गई, जिसमें जितने भी बनावटी आलसी थे वो पलायन हो गए यानी भाग गए, और केवल उसमें 3 आलसी बच गए जो वास्तव में आलसी थे। अतः इस पाठ्य पुस्तक से यह पता चलता है कि अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी ताकि आलसियों की जांच की जा सके। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे उन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम आप सभी को बताएंगे कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में साइंस का 1 से लेकर जो 60 तक के सवाल पूछे जाएंगे वो किस प्रकार का सवाल रहेगा, और मैट्रिक एग्जाम पेपर में कैसा सवाल पूछा जाएगा
और आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखना, तो इस चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।